Hello everyone, I am Megha. Welcome to Social on Your Tips. Guys, I am back with my another video that is on dominant caste. Actually मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि डोमिनेंट कास्ट पे वीडियो बना दीजिए मैम, तो मैंने सोचा कि चलिए डोमिनेंट कास्ट पे वीडियो बनाते हैं। तो जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बी और एमए के स्टूडेंट्स हैं और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या होता है। सो यस, लेट्स स्टार्ट. According to M. N. Srinivas, a caste is dominant when it preponderates numerically over other castes, when it also wields preponderant economic and political power, and when it enjoy a high ritual status in the local caste hierarchy. अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, ये मतलब एम एन श्रीनिवास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक कास्ट को जब भी डोमिनेंट माना जाता है जब वो न्यूमेरिकली दूसरी कास्ट से ज़्यादा हो, यानी नंबर वाइज ज़्यादा हो, ठीक है, उसके पास इकोनॉमिक पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, और अगर हम देखें कि वो रिचुअल वाइज भी, यानी अपनी जो सोसाइटी में हायरार्की में वो रिचुअल वाइज भी हायर हो, तो ऐसी कास्ट को हम डोमिनेंट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास। बात करते हैं नेचर ऑफ डोमिनेंट कास्ट की। तो इन्हें नेचर ऑफ डोमिनेंट कास्ट में क्या बोला है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डोमिनेंस, यानी ऐसी कौन सी कास्ट है जो भी डोमिनेंट कास्ट मानी जाएगी उनके पास क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या ऐसी अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जो उनके पास होनी ही चाहिए तभी वो डोमिनेंट कास्ट मानी जाएगी। तो फर्स्ट हमारा है साइजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड लुकली, यानी उनके पास काफ़ी सारी ज़मीन जायदाद होनी चाहिए। देन स्ट्रेंथ ऑफ नंबर वाइज ज़्यादा होने चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटस है हायरार्की में, वो हायर होना चाहिए, यानी ऊपर होना चाहिए। उनके पास इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। ये बात कर ली हमने चार एलिमेंट्स की। बाद में कुछ टाइम बाद दो एलिमेंट्स और ऐड हुए जिनका नाम था फर्स्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन फाउंड इन दी कास्ट, यानी आपकी कास्ट में कितने ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे तो उनको भी डोमिनेंट कास्ट में कैटेगराइज किया जाएगा। देन सेकेंड इज हाई ऑक्यूपेशन पीपल इन दी कास्ट, आपकी ही कास्ट में कितने लोग हायर पोजिशन पे हैं तो उस कास्ट को भी क्या माना जाएगा, डोमिनेंट कास्ट माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेसिव डोमिनेंस। डिसेसिव डोमिनेंस क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं और आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं डिसेसिव डोमिनेंस की। व्हेन कास्ट एंजॉय ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमिनेंस, जब एक कास्ट सारे एलिमेंट्स एंजॉय करती है, ठीक है, यानी वो सारी तरीके से पावरफुल हो। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, हाई एजुकेशन, हाई रिचुअल स्टेटस, यानी वो नंबर वाइज भी पावरफुल हो, उसके पास इकोनॉमिक पावर भी हो, पॉलिटिकल पावर भी हो, एजुकेशन भी वाइज वो हायर हो, और रिचुअल वाइज भी वो हायरार्की में क्या हो, टॉप पे हो, तो उसको ये बोलते हैं डिसेसिव डोमिनेंस। यानी जब आप सारे एलिमेंट्स पावर के एंजॉय करते हो, ठीक है, यानी आप सारे एलिमेंट्स डोमिनेंस के एंजॉय करते हो, तो उसको वो बोलते हैं एम एन श्रीनिवास डिसेसिव डोमिनेंस। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंस। अब ये जो डोमिनेंस है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट कास्ट में, यानी किस तरीके से इन्हें बांटा गया है डिफरेंट कास्ट में, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बोलते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कास्ट है जो न्यूमेरिकली हाई है, ठीक है, यानी वो नंबर वाइज तो हाई है लेकिन उसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कास्ट है जो रिचुअल वाइज हाई है, इकोनॉमिक वाइज भी हाई है, लेकिन हम स्ट्रेंथ में देखें तो क्या है, वो ज्यादा नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स है ना वो डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट कास्ट में, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे ये जो एलिमेंट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो डिफरेंट कास्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अलग अलग तरीके से बांटे गए हैं। कुछ जो कास्ट हैं उनके पास इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है, लेकिन वो न्यूमेरिकल वाइज यानी नंबर वाइज क्या है, कम है, ठीक है। किसी कोई न्यूमेरिकल वाइज ज़्यादा है तो वो इकोनॉमिक पावर में लैक कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट कास्ट में। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कास्ट के पास सारे एलिमेंट्स हो, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स किसी ना किसी कास्ट में लैक करता ही है, यानी कमी होती है उस चीज़ की। आप अगर एजुकेशन वाइज हायर हो, ठीक है, पॉलिटिकल वाइज हायर हो, इकोनॉमिकली पावरफुल हो, लेकिन आप रिचुअल वाइज हायर नहीं हो तो अब आप उसका तो कुछ कर नहीं सकते। इस तरीके से बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंस की। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोमिनेंस इज नॉट अ प्योरली अ लोकल फिनोमेना। अब ये बोल रहे हैं कि जो डोमिनेंस है वो एक लोकल फिनोमेना नहीं है। तो ये लोकल फिनोमेना क्यों नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो एक कास्ट है या कास्ट ऑफ ग्रुप है वो एक अपनी फैमिली के साथ एक विलेज में रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो डिसेसिव डोमिनेंस एंजॉय कर रहा है। कैसे? क्योंकि उसके इतने ज्यादा
नेटवर्क है दूसरे लोगों से जो दूसरी एरिया में रह रहे हैं उसके साथ, और वो दूसरे एरिया में बहुत ज़्यादा वो जो कास्ट है वो पावरफुल है, और उसके साथ आप नेटवर्क में हो यानी उसके साथ कांटेक्ट में हो, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो कि आप भी उस पावर को एंजॉय कर पाते हो। जैसे मान लीजिए अगर मेरे कोई अंकल हैं या मेरे आप चाचा बोल सकते हैं जो दूसरे गांव में क्या है सरपंच है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं भी कहीं ना कहीं उनकी पावर का फ़ायदा उठाऊंगी। मैं अपने विलेज में बोल सकती हूँ कि मेरे चाचा सरपंच हैं, तो आप ये काम कर दीजिए मेरा। तो क्या होता है कि जब ऐसा होता है ना तो लोग क्या करते हैं, फटाफट से उनको भी पता होता है कि हाँ जिस गांव का नाम ले रहे हैं अगर उसमें इनके जो चाचा है वो सरपंच है तो इनका काम क्या कर दिया जाए, जल्दी कर दिया जाए। तो ये क्या है, लोकल फिनोमिना नहीं है, ठीक है। लोग बाग क्या करते हैं, किसी एरिया में रहते हैं यानी किसी विलेज में रहते हैं और डिसिसिव डोमिनेंस एंजॉय करते हैं यानी एलिमेंट्स ऑफ पावर एंजॉय करते हैं ऐसे नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। आप नेटवर्क के थ्रू यानी आप अपना नेटवर्क के थ्रू आप यानी अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू आप अपना रेफरेंस देते हैं और आप भी उस पावर को एंजॉय करते हैं। उसी को इनने बोला है कि जो डोमिनेंस है वो लोकल फिनोमेना नहीं है, यानी वो लोकली एंजॉय नहीं किया जा रहा है, वो रीजनल बेसिस पे एंजॉय किया जा रहा है कि दूसरे एरिया में भी कोई आपका कोई मेंबर पावरफुल है तो आप उसका नाम ले लेते हैं, तो इस तरीके से आप उस पावर को एंजॉय कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पॉइंट की, न्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग डोमिनेंस ऑफ कास्ट। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो डोमिनेंट कास्ट को इफेक्ट कर रहे थे। फर्स्ट इज वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन सोर्स ऑफ इनकम। अब ये क्या बोल रहे हैं एम एन श्रीनिवास कि कुछ जो न्यू फैक्टर्स थे वो डोमिनेंट कास्ट को इफेक्ट कर रहे थे, और इफेक्ट कर रहे थे इन द सेंस नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करते, ऑब्वियसली पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो फैक्टर्स थे वो डोमिनेंट कास्ट के पावर और प्रेस्टीज को यानी पावर उनको बहुत ज़्यादा ताकतवर बना रहे थे, और प्रेस्टीज यानी उनका और ज़्यादा वो रिस्पेक्टफुल जॉब उनको मिल रही थी। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे थे, डोमिनेंट कास्ट को इफेक्ट कर रहे थे पॉजिटिवली, यानी ये जो फैक्टर्स हैं वो इसी फैक्टर्स की वजह से डोमिनेंट कास्ट क्या हो रही थी, और ज़्यादा पावरफुल हो रही थी। आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि ये जो न्यू फैक्टर्स थे वेस्टर्न सोसाइटीज़ के, इसकी वजह से जो डोमिनेंट कास्ट थी वो और ज़्यादा पावरफुल बन रही थी, यानी उसको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे थे। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, डोमिनेंट कास्ट एट द स्टेट लेवल। अब ये बोलते हैं कि अलग अलग स्टेट में डोमिनेंट कास्ट होती है और एक ही स्टेट में एक से ज़्यादा भी डोमिनेंट कास्ट हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में राजपूत भी ज़्यादा हैं, जाट भी ज़्यादा हैं, तो राजपूत भी पावरफुल हैं, जाट भी पावरफुल हैं, तो एक स्टेट में दो कास्ट भी पावरफुल हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बोलते हैं कि हर एक स्टेट में एक डोमिनेंट कास्ट होती है, तो उनके इन्हें कुछ नेम बताएं यानी एग्जांपल्स दिए हैं कि उन विलेज का नाम दिया है और उनके डोमिनेंट कास्ट के नेम्स यहाँ पे लिखे हैं। तो मैंने इस तरीके से चार्ट बनाया, तो आप एक बार देख सकते हैं और आप भी एग्जाम में इस तरीके का चार्ट बना के आ सकते हैं, थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट इज मैसूर विलेज। जो मैसूर विलेज है, ठीक है, उसमें कौन सी जो कास्ट है वो पावरफुल है, दैट इज लिंग्याट्स एंड ओकलिगास। ये दो डोमिनेंट कास्ट के नेम हैं जो मैसूर विलेज में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सेकेंड बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में देखे जाए तो रेड्डी एंड कामा, रेड्डी एंड कामा इज ऑल्सो अ डोमिनेंट कास्ट इन आंध्र प्रदेश। ओके, सो यस, लेट्स सी द व्हाट। नेक्स्ट हम बात कर लें तो केरला में हम देख सकते हैं नायर्स। जो नायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। महाराष्ट्र में हम देखें तो मराठा, मराठा जो है वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में बनिया और पतीदार्स जो कास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, यानी वो जो डोमिनेंट कास्ट हैं उनके नेम हैं बनिया एंड पतीदार्स। और हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे राजपूत, गुजर, जाट ये जो हैं ये पावरफुल हैं। तो हम बात कर सकते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में राजपूत और जो गुजर हैं और जो जाट हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, यानी ये हैं जो डोमिनेंट कास्ट है जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली पावरफुल है, स्ट्रेंथ वाइज भी पावरफुल है, यानी कोई सी भी एलिमेंट में पावरफुल है ये, ठीक है। तो ये कुछ नेम्स थे विलेज के, स्टेट्स के, और यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ मैंने इनके डोमिनेंट कास्ट के नेम्स लिखे हुए थे। इस तरीके से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं डोमिनेंट कास्ट का मतलब और नेचर हमने यहाँ पे पढ़ लिया। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो बनेगा उसमें मैं बात करूंगी रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, इस वजह से हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरे पार्ट के लिए वेट करें, मैं जल्द ही अपलोड करूंगी सेकेंड पार्ट, तो उसमें बात करेंगे रोल्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो।